वीडियो में बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉन्ग ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, लॉन्ग आंसर जो होते हैं, जो लॉन्ग ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, शॉर्ट आंसर्स कैसे होते हैं, ऑब्जेक्टिव बेस्ड के कैसे होते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो हमारे टेक्स्ट बुक हैं स्कूल्स की, वहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो इसीलिए लिया जाता है सो दैट कि हमें पता चले कि कौन सा सिलेबस उसमें रखना चाहिए, कौन सा नहीं रखना चाहिए, किस तरह से वो स्किल को डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बच्चे का परफॉर्मेंस चेक करते हैं, उसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं, टीचर लर्निंग प्रोसेस कैसी चल रही है, उसकी मास्टरी चेक की जाती है बच्चों की। और टेस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, असेस करते हैं बच्चे का नॉलेज, स्किल और एप्टीट्यूड, मतलब कि उस सब्जेक्ट के प्रति उसका कैसा रवैया है, वो कैसा उसको ले रहा है, उसको स्किल डेवलप हो रही है, उसका नॉलेज, मेमोरी, थिंकिंग प्रोसेस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जो होती हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। तो इसको मेजर करने के लिए टीचर क्या करता है, क्वेश्चंस डालता है। तो क्वेश्चंस वो एक्सरसाइजेज ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, वो तो नॉर्मल फॉर्मेटिव में चलता ही है। पर जब हम देखते हैं जो essay 1 होता है ना, essay 2 होता है, तो उसमें क्या होता है कि लॉन्ग आंसर्स भी आते हैं, शॉर्ट आंसर्स भी आते हैं, एक्सरसाइजेस भी आती हैं, ग्रामर भी आती है, प्रोजेस के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मतलब इसमें मेजर क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट का नॉलेज, स्किल, एप्टीट्यूड, उसका उस टॉपिक के प्रति कितनी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है, वो कितना अच्छे से उसको लिख पा रहा है, एक्सप्रेशन किस तरह का उसका, फॉर्मल सेटिंग, मतलब फॉर्मल टेस्टिंग अगर उसकी करवाई जाए तो उसका कितना स्कोर आ रहा है, वो पिछले साल से वो कितना इंग्लिश में डेवलप हुआ है, उसकी जो मतलब जो क्वालिटी है, टीचर की जो पढ़ाने की तरीका है वो कितना इफ़ेक्टिव है, और इंटरेस्ट पता चलता है बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है, गाइड करना है, उसकी नॉलेज और भी कितनी इन्हेंस करनी है, आइडियाज़, एबिलिटीज़, स्किल्स, एटीट्यूड, उसका क्या करना है, अचीव करना है। ये सारे टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसी भी इंग्लिश टीचर के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ताकि वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, वो सारा एरिया बच्चे का डेवलप करेंगे सो दैट कि बच्चे के लाइफ में अगर, है ना, उसकी एक्सप्रेसिंग स्किल्स, उसका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स द इंग्लिश वो कैसा है, तो हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे सामने आते हैं ऐसे टाइप, या फिर हम कह सकते हैं इसको लॉन्ग आंसर्स, जो हमें क्वेश्चंस मिलते हैं पेपर में। ठीक है, तो जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं या फिर ऐसे टाइप्स के होते हैं, इसमें 500 शब्दों में हमें कोई भी वर्ड, मतलब वर्ड लिमिट होती है। ठीक है, तो क्लियरली इंस्ट्रक्ट करता है टीचर, उसमें बताता है कि इस तरह से आपने लिखना है, इसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पार्ट एंड कंक्लूजन। ठीक है, तो लॉन्ग आंसर जब हम कोई भी लिखते हैं तो उसमें हमें डेप्थ में जाके कोई चीज़ को समझाना होता है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ ही हमारी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, मतलब कि हम फ्रीडम होती है हमें, कैसे हमें उसको एक्सप्रेस करना है कोई भी चीज़ के बारे में। ठीक है, जो हमारे टॉपिक दिया है, जो भी टीचर लॉन्ग में क्वेश्चन देता है, इसका मतलब होता है कि उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को असेस किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो ऐसे टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें क्या किया जाता है, ये एक तरीके का टूल होता है, एक यंत्र होता है, जिसमें टीचर क्या करता है, इवेलुएट करता है किसी बच्चे की, उसकी थिंकिंग प्रोसेस, कि किस तरह से उसने जो भी क्लास में सीखा या फिर उसको नॉलेज है, उस लर्निंग को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, उसने एक व्यवस्थित तरीके से उसने क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है, समराइज़ किया है अपने शब्दों में, और बहुत सारे आइडियाज़ उसके, ना सिर्फ जो टीचर ने पढ़ाए हैं, आसपास से बच्चों से, पीयर से, अपना जो खुद उसने लर्न किए हैं, जो उसने डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की है खुद से पढ़ के, है ना, अपने अपने व्यूज़, क्या अपने तरीके से वो क्या करता है, एक ऑर्गेनाइज सेट ऑफ पैटर्न में लिखता है, जिसमें उसकी एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसमें कुछ टीचर ने पढ़ाया उसको ऑर्गेनाइज करता है, अपने जो आइडियाज़ होते हैं इंटीग्रेट करके सारा चीज़ एक लॉन्ग आंसर उसमें लिखता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, जिसमें मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें बच्चे की जो है एक्सप्रेशन स्किल्स नहीं बढ़ सकती, वो अपने अपने आइडियाज़, अपने विचार या फिर अपना डिस्कशन नहीं कर सकता, फैक्ट फिगर्स को एनालाइज नहीं कर सकता। ठीक है, बट अगर हम देखें ऐसे टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग बच्चे की एवेलुएट की जाती है। ऐसे टेस्ट जो होते हैं मेजर करते हैं हमारे कि कितना टीचर का जो पढ़ाया हुआ है उसको समझ में आया है, उसने कितना खुद से लिया है। ठीक है, टीचर ने पढ़ा दिया, ठीक है, वो खुद से कैसे उसको इवेलुएट कर रहा है, कितना उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है,
इस यहाँ पे जो मेजरली चेक की जाती है ना, वो आपकी कॉग्निशन है। मतलब कि आपका ना एकेडमिक लेवल कितना है, कितना आपको मेमोराइज होता है कोई चीज़ को, क्रैम कितना कर रहे हो आप, और उसको मीनिंगफुल तरीके से आप कितने एक्सप्रेसिवली क्रिएटिवली लिखते हो। तो यहाँ पे आपकी जो चेक की जा रही है वो कॉग्निटिव स्किल्स चेक की जा रही है, मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने पेपर में लिखना ही है। टेस्ट नॉलेज किया जाता है, ठीक है, हायर लेवल की जितनी भी आपकी कॉग्निशन है। किसी किसी के ना मतलब कि वो एक बार पढ़ लें तो वो उसको मतलब वो छप जाता है उसके दिमाग में। बट कुछ लोगों को स्लो स्पीड में क्या होता है, कोई भी चीज़ सिंथेसिस होती है ना। तो हर लर्नर का अलग अलग रहता है कॉग्निशन का। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एबिलिटी को असेस किया जाता है कि एक व्यक्ति की कितनी रिसर्चिंग एबिलिटीज़ है, मतलब कि उसने कितना अलग अलग फिगर्स फैक्ट्स जो हैं वो लिखे हैं, है ना। उसकी रिसर्चिंग पावर भी चेक की जाती है, मतलब कि एक तरीके का उसने क्या क्या उसमें मेंशन किया है, मतलब पूरा टॉपिक को कहाँ कहाँ से लेके, है ना। क्रिएटिवली वो लिखता है, ऑर्गेनाइज करता है, इंटीग्रेट करता है अपने जो भी आइडियाज़ उसके दिमाग में हो, सबकॉन्शियस माइंड में हो, जो टीचर ने बताए हैं, थोड़े खुद से करते हैं, थोड़े दूसरों से सुन के इवेलुएट करके अपनी जो आइडियाज़ है उसको अरेंज करता है, कंस्ट्रक्ट करता है इंग्लिश में। तो यहाँ पे लर्नर को क्या होती है, क्या होती है, फ्रीडम होती है। वो कोई भी नॉलेज को रिकॉल करता है, फैक्चुअल नॉलेज उसको चाहिए चाहिए। यहाँ पे अगर उसको नॉलेज है और वो लिख नहीं पाता है, ठीक है, उसके पास फैक्ट फिगर्स नहीं है, तो उसके रिलेटेड जैसे आपको पॉइंट्स याद आने चाहिए पेपर में, अगर आपको कुछ पॉइंट्स याद आ गए तो आप इजीली लिख लोगे, ठीक है। तो अगर आपको पॉइंट्स नहीं याद आए तो फिर आप क्या लिखोगे। तो कहने का मतलब है कि कुछ फैक्ट्स फिगर्स कुछ कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए आंसर लिखते समय उस टॉपिक से। तो आपको क्या है कि जब ऐसे आप लिख रहे हो तो उसमें आपको कीवर्ड्स की ज़रूरत होती है, फैक्ट नॉलेज की ज़रूरत होती है, ठीक है। फुल फ्रीडम होती है। आप क्या करते हो, जो भी आपने पॉइंट्स लिख लिया वो तो ऑथेंटिक होता है, पर जब आप जो बीच में जो स्टोरी डाल रहे होते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड सो, तो आप क्या करते हो, फुल फ्रीडम होती है आपको लिखने की, कोई चेक नहीं करता आपका वो पॉइंट्स जो होते हैं, वो फैक्ट इतना भी जो असेसर होता है, जो आपको चेकर होता है आपकी जो कॉपी का, वो ना आपकी सिर्फ पॉइंट्स चेक करता है। लॉन्ग आंसर में भी आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है, आपकी राइटिंग कैसी है, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ़ पेजेस आपने कितने लिखे हैं, मान लो कि आपका 12 मार्क्स का पेपर है, तो आपने क्या किया है, किस तरह से उसको कितने पेजेस में वो किया है, कंप्लीट किया है, उसमें कितनी फैक्ट एंड आपने कितने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं, कितना उसको इंटरेक्टिव बनाया है, कितने पॉइंट्स आपने लिखे हैं, सारे पॉइंट ऑफ व्यू इसमें आपके कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके का टीचर क्या करता है, ना सिर्फ आपके अंदर उसने क्या लिखा है, डेफिनेशंस प्रॉपर लिखी गई हैं या नहीं लिखी गई हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, सारा कुछ असेस किया जाता है। आपके पेजेस कितने हैं, लेंदी होता है, ठीक है। जो रिस्पॉन्स आप देना होता है उसमें डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है, इंट्रोडक्शन से लेकर आपका सारा पॉइंट ऑफ व्यू आपके ओन वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसमें फ्रीडम होती है, कुछ भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसमें डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, पिक्चर्स कुछ भी बना सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को। ऐसे टाइप्स के जो टेस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, आपको एक आपकी कितनी लर्निंग हुई है, रियल अचीवमेंट क्या है वो बताते हैं, ठीक है। जो भी टीचर ने पढ़ाया है, कोई भी नॉलेज दी है, कोई भी रिलेटेबल कोई टॉपिक आपको पूछ लिया, महात्मा गांधी मान लो, ठीक है, उसमें ऐसे लिखना है, तो आपको टीचर ने पढ़ाया है, ठीक है। आपने कितना उसको असेस किया, आपको कितना फैक्ट एंड फिगर्स उसके रिलेटेड पता है, आप उसमें लिखोगे तभी ना, ठीक है। तो आपकी लर्निंग कितनी अचीव हुई है वो पता चलता है इससे। आंसर जो होता है वो आप क्लू के थ्रू आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई पॉइंट्स बता दिए तो आप उसके बारे में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो क्वालिटी, इसमें आपकी क्वालिटी भी देखी जाती है। आजकल क्या होता है कि क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी भी देखी जाती है। क्वांटिटी मतलब कि कितने पेजेस लिखे हैं, कितने तरीके से लिखा है, कितना आपकी हैंड राइटिंग है, और कितने लाइंस में आपने उसको कंप्लीट किया है। तो मतलब कि क्वांटिटी भी यहाँ पे शो हो रही है, क्वालिटी भी यहाँ पे देखी जा रही है। तो जो लॉन्ग आंसर्स है ना, एक तरीके का असेस करता है किसी की आइडिया को किस तरह से प्रेजेंट किया उसने। लॉजिकल तो है ना, कि क्या जो टॉपिक पूछा है उसी से रिलेटेड आप लिख रहे हो या फिर कुछ भटक गए, तो लॉजिकल सिस्टमैटिक तरीके से लिखा होना चाहिए। जो अगर फीचर्स पूछा तो फीचर्स लिखो, है ना। करेक्टरिस्टिक्स पूछा तो करेक्टरिस्टिक्स, वर्ड जो की वर्ड होता है ना उसमें, वो आपने हेडलाइंस में डालना होता है। मान लो कि करेक्टरिस्टिक्स पूछा है तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख के ऐसे कि आप मेंशन कर सकते हो।
तो मतलब कि एक तरीके का क्या करते हैं कि आंसर को हमने क्या करना होता है, स्ट्रक्चर में लिखना होता है, फंक्शन। एक तरीके का इंसान जो बच्चे की जो कॉग्निटिव एबिलिटी है उसको चेक किया जाता है। ये थोड़ा लेंदी होता है आपस में जो भी आंसर हम दे रहे होते हैं, ट्रेडिशनली ये चलता आ रहा है, ठीक है। लेंदी होता है और क्या होता है, स्कोरिंग भी होता है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा लिखा है और वेल परफॉर्म लिखा है तो क्या होता है, इसमें स्कोर आपके अच्छे होते हैं, ठीक है। आजकल की क्या होता है, कुछ एग्जामिनर होते हैं वो सिर्फ आपकी राइटिंग अगर अच्छी हो ना तो उसके रिलेटेड ही आपको क्या कर देते हैं, मार्क्स दे देते हैं। कुछ लोग होते हैं वो पढ़ते हैं, रीड करते हैं बराबर, फिर एग्जामिन करते हैं। तो स्कोरिंग जो होती है ना वो एग्जामिनर के ऊपर ही डिपेंड करती है कि वो किस तरह से किस मूड में है, ठीक है। अगर उसका मूड अच्छा है, उसका मन है पढ़ने का, ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से लिखा है तो वो पढ़ेगा भी, ठीक है, पॉइंट्स को रीड भी करेगा, आपको नंबर भी डायरेक्ट देगा। तो मतलब कि एग्जामिनर का मूड कैसा है, इट्स डिपेंडेंट, इट्स सब्जेक्टिव होता है एक तरीके का। क्या होता है उसकी एग्जामिनर भी क्या चेक कर रहा होता है, कभी कभी सुपर फ्लॉस तरीके से चेक करता है कि राइटिंग अच्छी हो, है ना, वेल वो सजा सजा के लिखा हो, ज़्यादा पेजेस का हो। उसने अंदर चेक ही नहीं है, क्वालिटी चेक ही नहीं की, क्वांटिटी चेक कर रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बायसनेस होती है, सब्जेक्टिविटी होती है। किसी भी आंसर को चेक करने के लिए टीचर को असेस करना है उसकी थिंकिंग कि उसने लिखा क्या है, ठीक है, राइटिंग में। तो कहने का मतलब है कि जो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे क्रैमिंग होती है। आप एक्सप्रेस करते हो, फ्रीडम है आपको, आप कुछ भी लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, क्रैम करते हो। आपको डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है उस टॉपिक की, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ती है आपकी। क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहते हैं, जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, एवेलुएट करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, होल में कोई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, उसके प्लस पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, और फिर अपना जजमेंट देते हैं कि हम क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो मतलब कि एक तरीके क्या है कि एक डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट होती है आपकी। हॉट जिसको बोलते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जो 21वीं शताब्दी की नई स्किल्स मानी जाती हैं। तो इसकी जो टाइप्स होते हैं वो 5 प्रकार से हो सकते हैं। राइटिंग जो होती है या तो फिर एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर कोई चीज़ को डिस्क्राइब कराने के लिए, कोई चीज़ को नरेट करो, समझाओ। परस्यूएसिव स्किल्स, या फिर आप खुद क्रिएट करके बताओ, जैसे कि व्लॉग व्लॉग आ गया कि राइट व्लॉग ऑन 2 थीम्स। तो इस तरह से जो है वो अपना तरीके से हम क्रिएट करेंगे उसको, ठीक है। जैसे कोई स्टोरी लिखो, इस पैराग्राफ्स में स्टोरी बना के लिखो। अच्छा, 8th क्लास का प्रोज बना के लिखो। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अपनी नरेट कर रहे हैं उसकी, जो ऑथर की जो उसने लिटरेरी अप्रिशिएट किया है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, स्टाइल है, टोन है, उसको हम क्या कर रहे हैं, नरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो राइटिंग को जज किया जाता है। अब इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें रिकॉलिंग एबिलिटीज़ चाहिए होती हैं, जैसे कि व्हाट वाज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो उसमें रिकॉल करना पड़ेगा कि अकबर की जो रिलीजियस पॉलिसी थी वो क्या थी, ठीक है। जैसे इवेलुएटिव रिकॉल, इसमें क्या होता है कि व्हाई डिड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फेल, है ना। तो 1857 मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें जब तक आपको इंडिपेंडेंस 1857 का क्रांति आपको नहीं पता होगा तो उसके बारे में आप कैसे उसको इवेलुएट करोगे, ठीक है। तो इवेलुएशन यहाँ पे कुछ चीज़ों को कंपेयर करना, कि कुछ कंपेयर करना, ठीक है। 2 थ्योरीज हैं उसको कंपेयर करके बताओ, जैसे कि कॉग्निशन की थ्योरी हो गई, जैसे वाइगॉस्की और उसकी थ्योरी हो गई, क्या कहते हैं, प्याजे की। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस था, कंपेयर करके बताओ, है ना। डिसीजन आपको लेना हो, मान लो कि कौन सा एग्ज़ाम जो है वो बहुत रिलायबल है, या ओरल सही होता है या फिर रिटर्न, ये क्वेश्चन पूछ लिया, विच टाइप ऑफ एग्जामिनेशन डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा सही है और क्यों सही लगता है, आपको ये भी डिस्क्राइब करना है। इस तरह से आपको डिसीजन लेना पड़ता है कोई भी आंसर्स में। कुछ होते हैं कॉज, बताओ क्या कारण है कि ये चीज़ हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्यों हो रहा है, हमारी घटना के कारण हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले कॉजेज़ लिखते हैं फिर इफेक्ट्स लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के आपको पूछ लिए जाते हैं। लॉन्ग आंसर्स में एक्सप्लेनेशन करनी होती है एग्जैक्ट मीनिंग की, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपको आनी चाहिए। समरी कर ली, मान लो कि कोई आर्टिकल आपके सामने आ गया, कोई रीडिंग कम्प्रहेंशन आ गया, उसके रिलेटेड आपको इसको समराइज़ करना है, प्रोज को समराइज़ करो, है ना। तो आपको क्या करना है कि इस तरीके का समरी
बनाना आना चाहिए। एनालिसिस मतलब कि आप एक एक भाग को एनालाइज करोगे, जैसे क्रिटिकल एनालाइज करो प्रोज का। तो प्रोज जो है, कोई भी चैप्टर आपने उठाया, ठीक है, उसकी एनालिसिस करोगे, उसको, उसकी जो भाषा है, उसका जो टोन है, उसकी जो उसने जो उसमें सीन्स ली हैं वो कैसे रेलिवेंट है, लैंग्वेज कैसी है वहाँ की। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम उसको एनालाइज करते हैं। तो स्टेटमेंट, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों में, तो इलिस्ट्रेट करो, एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाने की कोशिश करो कि आज के टाइम में ठीक है, आज के टाइम में जो एग्ज़ाम है वो कितने रेलिवेंट है। तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाओ, जैसे मल्टीमीडिया टूल्स को समझाओ, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाओ कि कौन कौन से मल्टीमीडिया टूल है जो टीचर यूज़ करता है। तो क्या है ये क्या हो रहा है कि एक तरीके का हम कोई चीज़ को बहुत अपने तरीके से बहुत पॉइंट्स स्ट्रक्चर ग्राफ्स के थ्रू या फिर पिक्चर के थ्रू या फिर फ्लो चार्ट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके का क्लासिफिकेशन से क्लासीफाई करो, एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स, मतलब एक तरीके का क्या है, अपने लॉन्ग आंसर्स को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये कुछ कीवर्ड्स जो होते हैं ना, जो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, क्रिटिकल एनालाइज या फिर डिस्क्राइब, राइट द डिटेल नोट ऑन, है ना, 500 वर्ड्स में लिखो। तो ये सब जो होते हैं वो लॉन्ग आंसर्स में ही आते हैं। आप आगे इसका मतलब कि अब देखो कि जो भाषा हमने वहाँ सीखी कि मतलब कि लॉन्ग आंसर्स में क्या फ़ायदे क्या होते हैं, तो भाई इसमें सबसे पहला आता है कि एक्सप्रेस कर पाता है व्यक्ति बहुत, मतलब कि अपनी अपनी थॉट प्रोसेस रख सकता है, फैक्ट एंड फिगर्स को हम क्या करते हैं, रटते हैं। हम अपने अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें पता चलता है उसके प्रोज एंड कॉन्स पता चलते हैं, तो हम अपना डिसीज़न ले पाते हैं। तो इससे हमारी जो है क्रिटिकल थिंकिंग, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स बढ़ती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, हम समराइज़ कर पाते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर पाते हैं। हाइपोथेसिस, हमारी जो हाइपोथेसिस मतलब कि हम कैसे कोई चीज़ को समझें, कोई कॉन्सेप्ट को कैसे समझें। तो हम लॉन्ग आंसर जब हम बना रहे होते हैं तो उसमें हमारा पता चलता है कि इसमें क्या क्या और इन्वॉल्व हो सकता है। बच्चे की एटीट्यूड, वैल्यू, ओपिनियंस में हम मेजर कर सकते हैं कि उसके कैसे एटीट्यूड है, किसी कॉन्सेप्ट को लेकर वो कैसा सोचता है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं, वो क्या चेंजेस लाना चाहता है इसके थ्रू, है ना। उसके ओपिनियंस के पता चलते हैं, वो अपने ओपिनियंस उसमें डालता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, टीचर को ऐसा करना चाहिए, है ना। तो वी असेस द स्टूडेंट एबिलिटी, हम क्या करते हैं, बच्चे की एबिलिटी का पता चलता है कि उसकी कॉग्निशन कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे वो उसको प्रेजेंट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। और इसमें हमारी जो जैसे हमारा एग्ज़ाम हो, ठीक है, हम हमारा लॉन्ग आंसर पूछ लिया, तो हमें इससे पता चलता है कि हमने कितना पढ़ा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि रिटन लैंग्वेज के बारे में पता चलता है कि हम कितना लिख पाते हैं, हमारी राइटिंग स्किल्स, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, जो हम बोल नहीं पाते, कुछ बच्चे होते हैं ना बोल नहीं पाते, तो क्या करते हैं, वो लिख के अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को। क्या होता है, जो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ना, हम इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको, अपना आइडियाज़ इसमें डाल सकते हैं, हम क्या सोचते हैं और फैक्ट एंड फिगर्स क्या कहते हैं, ठीक है। और इसमें ना क्लू नहीं लगते हमारे, क्यूज़ नहीं मिलते हमको कि अच्छा, अगर इसमें क्लूज़ आ जाएँ जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं, है ना, शॉर्ट आंसर्स में होते हैं, तो वैसे इसमें नहीं होते। हाई ऑर्डर कॉग्निटिव थिंकिंग आपकी लगती है, आपकी मेमोराइजेशन, आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आप कितना सोचते हो, इमेजिनेशन पावर, आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, ये सब चीज़ें जो है वो आपकी बढ़ती हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है हम बहुत मतलब लार्ज नंबर ऑफ़ जो अपनी लर्निंग आउटकम्स है वो इससे पता लग सकती है कि आपकी कितना हाइपोथेसिस करने की एबिलिटी है, आप कितना समराइज़ कर पाते हो कोई चीज़ को, कितना आपको समझ है उस टॉपिक की। ये सारी चीज़ें हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। पर इसका कोई स्कोप नहीं होता, ठीक है। कोई चीज़ अगर टॉपिक हमें पता है तो वो पता ही रहती है। अगर इसका कोई स्कोप हो हमारी रियल लाइफ में तो इम्पॉर्टेंट है। कुछ टॉपिक्स की इंपॉर्टेंस होती है, हर टॉपिक ऐसा नहीं होता। इसमें हम क्या करते हैं, थिंक करते हैं, कोई भी चीज़ को थिंक करके रीज़न आउट करते हैं, अपने नॉलेज को चेक करने की कोशिश करते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो इसकी लिमिटेड वैलिडिटी है, वही हमने बात की कि इसकी वैलिडेशन अपनी रियल लाइफ में कम है, ठीक है। वहाँ पे हमने प्रोज पढ़ी, उसके रिलेटेड हमने जैसे अकबर के कितने वो थे, ठीक है, कोई रेलिवेंस है अभी की लाइफ में, इसकी कोई रेलिवेंस है
बस यही नॉलेज के रूप में हमें पता है कि भाई वर्ल्ड वार हुआ था 1945 में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि लॉन्ग आंसर की वैलिडिटी कम होती है, ठीक है। पुअर रिलायबिलिटी होती है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मेजर्स, ऐसे आर नॉट ऑब्जेक्टिव मेजर्स, हम इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फुलफिल नहीं हो सकते। अब वाइड रेंज ऑफ उसमें सिलेबस होता है, तो क्या हम हर किसी को एवेलुएट कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन को एवेलुएट कर सकते हैं? नहीं, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। तो ये है कि इसकी हम वेरिएबल तरीके से हम इसको हर एक टॉपिक से हम इसको नहीं असेस कर सकते, और लिमिटेड स्कोप होता है इसका। जो चैप्टर हमने पढ़ा वो पढ़ा हुआ रह जाता है, उसका कोई रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सुपर फ्लॉज, जैसे कुछ एग्जामिनर होते हैं, अगर आपकी कोई बैड राइटिंग है, अच्छे से आपने नहीं लिखा है, ठीक है, आपने क्वालिटी कंटेंट लिखा है अगर, है ना, तो वो क्वालिटी कंटेंट नहीं देखकर वो क्या कहते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, स्पेलिंग में गड़बड़ है, आपका ग्रामर चेक करते हैं, अदरवाइज अ गुड आंसर, ठीक है। तो मतलब कि एक तरीके का कह रहे हैं कि सुपरफ्लॉस फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि बैड राइटिंग हो गई, गंदी राइटिंग आपने की हुई है, पुअर स्पेलिंग लिखी हुई है, इसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलते हैं, स्कोर मिलते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव जजमेंट हो गई, एक टीचर ने अपना ही कुछ ऐड कर लिया, बच्चे की क्वालिटी नहीं देखी जा रही कि वो कितना उसको, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी है, या फिर उसकी वैल्यू क्या है ना। और मतलब कि ये ज़्यादातर इसीलिए पढ़ते हैं बच्चे, इसलिए करते हैं ताकि उनके जो है स्कोर बढ़े, ग्रेड बढ़े, बस यही तो हो रहा है ज़िंदगी में। प्रोवाइड स्कोप फॉर गेस वर्क, इसमें बच्चे, बहुत सारे बच्चे जो है गेस वर्क करते हैं, ग्रामिंग कर लेते हैं, रोड मेमोराइज कर देते हैं, है ना। हाई कॉस्ट होते हैं भाई, इसमें टाइम भी लगता है आपका, आपका एनर्जी लगती है, आप लिखने में समर्थ होने चाहिए, आपके पास कॉपी पेज पेन होने चाहिए, इस हाई कॉस्ट है, ठीक है। तो ये कभी कभार यूज़ कर लिए तो ठीक है, अन्यथा नहीं करना चाहिए। मतलब होता ही वो मतलब 2 बार ही होता है ना। गाइडलाइंस फॉलो ओवर कंस्ट्रक्टिंग द ऐसे टाइप्स क्वेश्चंस, तो ऐसे कौन से गाइडलाइंस हैं टीचर को फॉलो करने चाहिए सो दैट कि उनका जो लॉन्ग ऐसे है वो एक स्पेसिफिटी मतलब लेके आए और लर्निंग आउटकम्स बेटर हो, बच्चा सच में उसका स्कोप हो, है ना। कोई भी हम लॉन्ग आंसर्स कर रहे हैं तो उसकी लाइफ में कोई रेलिवेंसी हो, जैसे स्पेसिफिक रहना चाहिए, हमारे जो लर्निंग आउटकम्स है उसको सेंटर में रख के हमें ये सोचना चाहिए कि इससे क्या बच्चे का लर्निंग आउटकम्स कंप्लीट हो रहा है, क्या वो सोच पा रहा है, क्या वो उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज हो रही है इस टॉपिक से। तो टीचर को स्पेसिफिक रहना चाहिए अपने लर्निंग आउटकम्स जो भी उसने डिसाइड किए हैं। ब्रेक द टॉपिक इनटू प्रिसाइज डिवीजन, तो कोई भी टॉपिक अगर बच्चे का अगर आपने असेस करना है तो उसको डिविजन्स में डिवाइड करो और उसमें चेक करो कि कहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, उसके रिलेटेड। अब ये एम्बिग्विश बोलते हैं इसको, एम्बिग्वियस क्वेश्चंस या फिर एम्बिग्वियस लैंग्वेज, मतलब कि अस्पष्ट नहीं होने चाहिए। एक क्लियरली आपको क्या करना है, बच्चे को बताना है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस उसमें होने चाहिए कि आपको इस तरह से लिखना है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। ऐसे अस्पष्ट नहीं होना चाहिए तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अस्पष्ट मतलब कि जैसे कि पोल्यूशन के बारे में लिखो, तो अब इसमें क्लियर नहीं बताया गया कि इसके कॉजेज़ लिखने हैं, इफ़ेक्ट लिखने हैं, तो बराबर ऐसे बताया जाता है कि कॉजेज़ 3 मार्क्स के, इफ़ेक्ट्स 3 मार्क्स के। तो इस तरह से जो मार्क्स अलॉट किए जाते हैं वो आपके कॉन्टेक्चुअल होने चाहिए। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट, एक्सप्लेन द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि किस बच्चे को बताओ कि किस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आंसर लिखना है, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन में। क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करो, टास्क क्लियरली, ठीक है। जो भी आपको लिखवाना है बच्चे से तो उसको बताओ कि एक स्टेप ऐसा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इस तरह से बच्चे को पता रहता है कि हमें क्वेश्चंस ऐसे लिखना है। जैसे कि बीएड वालों को भी ऐसे बताया जाता है कि भाई बराबर आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, मीनिंग लिखनी है, फिर करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है,
इस तरह से आपने कंक्लूड करना है। तो क्वेश्चन आपका 12 मार्क्स का इस तरह से होगा। तो एक तरीके का क्या बताया जा रहा है आपको, स्ट्रक्चर बताया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं कि प्रॉपर आपने लिखना है। और एक 12 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है वो किस तरह से लिखना है आपको, किस तरह से उसकी बॉडी में कितना कंटेंट लिखना है, कितने पेजेस लिखने हैं, कितने वर्ड लिमिट होनी चाहिए, कितने मिनट में होना चाहिए, सारा का सारा क्या होता है एक तरीके का डिफाइन किया जा रहा है कि एक एलोकेट किया जा रहा है कि मार्क्स एलोकेट किए जाएँ कि क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो इतने मार्क्स हैं, 5 मार्क्स का है, इतने वर्ड्स में लिखना है, 100 वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, टाइम भी लिख सकते हैं, क्लियरली डिफाइन करो उसको कि क्या इस बच्चे को डिफाइन करो कि क्या इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर ये परिवर्तन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो लर्निंग आउटकम बच्चे को डिफाइन करो कि ये क्वेश्चन आपको इसीलिए दिया जा रहा है सो दैट कि आपकी जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो। जैसे कि कोई टीचर को, जैसे बीएड में टीचिंग ऑफ इंग्लिश में अगर हम कोई बच्चे का असेस कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि टीचर को असेस कर रहे हैं कि वो कैसे क्वेश्चंस डालेगा, लॉन्ग आंसर्स में कैसे क्वेश्चंस डालेगा, तो उसको ये बताया जा रहा है कि कैसे, ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइन करो, है ना, उसकी लाइफ में वो काम आए। डिलिमिट द स्कोप ऑफ टास्क, जो भी टास्क टीचर ने दिया है उसको बताओ कि इसका क्या स्कोप है, इसका क्या क्या रेलिवेंस क्या है, बाद में काम आएगा जब मतलब कि बूढ़े हो जाओगे बूढ़े तो नहीं, जब आप करियर में कोई करियर पाथ में होंगे तो क्या इसका कोई रेलिवेंस है, क्या इसको इंटीग्रेट कर पाओगे आप उसमें। तो बच्चों को बताओ, क्राइटेरिया रखो, जैसे क्राइटेरिया होता है जैसे कि आपका ये है, ठीक है, आपका मार्क्स है 60, तो 60 में से आपके लगभग 20 मार्क्स होने चाहिए, या फिर 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है 30 का, ठीक है, सॉरी 30 का है, तो आपका क्राइटेरिया है कि 12 मार्क्स आपके आने चाहिए 30 में से, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया है, ये पासिंग मार्क्स हैं कि इतने मार्क्स होंगे तो ही आप पास होंगे, है ना। तो ये कुछ क्राइटेरिया होता है ग्रेड करने का, ठीक है। स्ट्रक्चर करने हैं ऐसे, तो एक चेकलिस्ट बनाओ किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, कि इसका स्कोप है, ठीक है। चेकलिस्ट मतलब कि एक तरीके की आपने सूची बनानी है, उसमें आपने क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनानी है कि कौन से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो रेलिवेंसी रखते हैं बच्चों की लाइफ में, है ना, उसका क्या स्कोप क्या है, उसका क्या मतलब कि बच्चे की लाइफ में उसका कैसा सहयोग होगा, कितना रियल है ना, कितना उसको कितने वर्ड्स में उसको आंसर करना है, स्पेसिफिक रिस्पॉन्स कैसे होगा, फैक्ट होगा या फिर अपनी थ्योरी लिखनी है उसने, ठीक है। तो एलोकेट करो कोई भी क्वेश्चन को, एलोकेट करो उसके मार्क्स को कि 4 मार्क्स का रहेगा, ठीक है, इतने मिनट में आपको करना है, और इंस्ट्रक्शंस दो बाकायदा, आपको यही करनी है। और सब्जेक्टिविटी कम रखो, अपने तरीके से मत चेक करो, है ना, बच्चे की जो उसने जो एफर्ट मारा है उसके ऊपर ध्यान दो, पर ये किसी को समझ में नहीं आता है। उनको लेंदी चीज़ें चाहिए होती हैं, 6 पेजेस का आपको लिखना ही है। अगर 12 मार्क्स से है तो 6 पेजेस आप लिखने भी है, तो क्वालिटी क्या हार्म हो रही है, क्वालिटी क्या हो रही है, हार्म हो रही है क्वांटिटी के ऊपर। तो यहाँ पे क्वांटिटी को ज़्यादा एसेस किया जा रहा है। लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट SCQ पेपर, मतलब कि आपको शॉर्ट आंसर्स भी अकोमोडेट करने चाहिए। तो ये हमारा जो था वो हमारा क्या था, लॉन्ग आंसर था, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर की काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं और डिमेरिट्स भी हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप्स के, मतलब कि ऑब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन, उसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। तो इसमें कोई आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका नॉलेज को एक्सेस किया जा रहा है, एक्सेस नहीं असेस किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो टेस्ट होते हैं जिसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस होती है, मैचिंग द फॉलोइंग होता है, मैच द फॉलोइंग, मैच द कॉलम होते हैं, ठीक है। एक साइड आपके मतलब कि यूनियन टेरिटरी दे दी, और उसकी एक साइड आपकी उसकी कैपिटल्स दे दी, तो हमने क्या करना है, मैच करना है। इस तरह से मैच द फॉलोइंग जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे की नॉलेज को असेस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शॉर्ट आंसर्स, ट्रू फॉल्स, मल्टीपल चॉइस, मैचिंग, है ना, मैचिंग करना,
ये क्या किया जाता है, इससे बच्चे की जो नॉलेज है, उसने जो भी नॉलेज ली है उससे रिलेटेड, उसको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में क्या किया जाता है, असेस किया जाता है। और मतलब क्या करते हैं टीचर, इसमें बच्चे की नॉलेज कैपेसिटी को रिकॉल किया जाता है। जो भी उसने लर्न किया है, समझा है, अंडरस्टैंड किया है, उसको रिकॉल करता है बच्चा, ठीक है। और एबिलिटी टू असेस, एनालाइज करता है, प्लान करता है और वैल्यूएट करता है। क्या, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ये सब क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है बच्चे की। ऑब्वियस जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं वो, उसके कुछ एडवांटेज होते हैं, ठीक है। ऐसे जो टेस्ट होते हैं उसमें स्पेसिफिक चीज़ें क्या की जाती हैं, इवेलुएट की जाती हैं। बट लार्ज अमाउंट ऑफ अगर आपको इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, असेस करनी है, तो हमें ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन जो है वो इजी रहते हैं, इजी टू मेड होते हैं। इस इजी टू मेड नहीं होते, ये क्या होते हैं, मतलब कि एक तरीके का क्या होता है, मतलब कि जो इसमें ना लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्या की जाती है, असेस की जाती है। जैसे कि कोई भी सीटेट का पेपर हो गया, कोई भी पेपर हो गया, ठीक है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पेपर देते हो, ठीक है। 1 डे एग्जामिनेशन होती है जिसमें आपकी जो असेसिंग है, मतलब कि जो आपका असेस किया जा रहा है, वो आपके हर एक पैटर्न को असेस किया जा रहा है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो। इसको एक मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी स्मॉल चार कहते हैं, चार जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से सेलेक्ट होगी। अगर आप कुछ उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको एप्लीकेशन करने आती होगी आपको, तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस कर पाओगे। नहीं तो आजकल तो सबके ही मार्क्स कट ऑफ के ऊपर जाते। तो कहने का मतलब है कि जो जो लेंदी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हम अपनी अपनी सब्जेक्टिविटी लगा लेते हैं, पर इसमें हम अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं लगा पाते। इसमें जो करेक्ट चीज़ है, फैक्चुअल नॉलेज है बच्चे का, वही चेक किया जाता है। और ये ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपको कोई भी आंसर को फैक्ट के रूप में या फिर आपको कुछ भी अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं ऐड करनी होती। इसमें आपकी जो स्ट्रेंथ चेक की जाती है वो आपकी नॉलेज चेकिंग की जाती है कि कितना नॉलेज आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में है। तो लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक इसमें असेस किए जा सकते हैं, बट इसको बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना। बच्चे की एक्सटेंसिव सैम्पलिंग एंड इम्प्रूव द स्टूडेंट कॉम्प्रीहेंशन, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, इंटरप्रिटेशन कितनी है किसी टॉपिक को लेकर, उसमें चेक किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है हमारा इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी एग्ज़ाम है तो उसमें इंग्लिश तो पूछी जाती है, इंग्लिश के रिलेटेड एग्ज़ाम ग्रामर पोर्शन जो होता है, वोकैबुलरी होती है, सिनोनिम्स, इडियम्स, ये सब पूछे जाते हैं। इससे क्या हो रहा है, आपकी लैंग्वेज के बारे में पता लगा रहा है वो एग्जामिनर की कितनी इनकी लैंग्वेज है, कितनी लैंग्वेज इसको आती है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कोई चांस नहीं होता जिसमें आप मतलब कि आपका पास हो जाए, ठीक है। उसमें एक टिक मार दिया आपने, वही आपका असेस करता है कि आपको कितनी नॉलेज है, ठीक है। बाकी ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मेन टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं, मैचिंग होता है, मल्टीपल चॉइस होती है, ट्रू फॉल्स होते हैं, करेक्ट इनकरेक्ट होते हैं, और सिंपल रिकॉल होता है जिसमें हम रिकॉलिंग अपनी रिकॉल वाली जो वो स्किल है उसको इस्तेमाल करते हैं। क्लासीफाइड टेस्ट होता है। तो मैच द फॉलोइंग यही है कि हम क्या करते हैं, 2 मिनट, हम क्या करते हैं कि ऐसे जैसे ये ऐसे ए सेक्शन होती है, फिर बी सेक्शन होती है, हम क्या करते हैं इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैच द फॉलोइंग हो गया, सिंपल हो गया। मल्टीपल चॉइस हो गया, जैसे कि हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, जैसे कि हु वॉज द कालिदास। तो यहाँ पे कुछ लिखा है, चार क्या लिखे हैं, ऑप्शन लिखे हैं, किंग था, पोएट था, या फिर साइंटिस्ट था। कालिदास कौन थे, कालिदास एक पोएट थे। तो हम क्या करते हैं, टिक, ऐसे टिक मार दी। हु वॉज द सॉरी हु वॉज द कालिदास हो गया। व्हाट वॉज द कैपिटल ऑफ कनिष्क। तो इसमें ये ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन से हमें चूज़ करना होता है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे हो गए, ठीक है। ट्रू फॉल्स वही आ गया कि जैसे कि सिमिलर ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, सही है या गलत है। और इस तरह से हम ट्रू एंड फॉल्स, मतलब कि करेक्ट है या सही गलत है, तो हम ऐसे चेक करते हैं। ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट हो गए। करेक्ट इनकरेक्ट वही आ गया सेम, आप इसमें करेक्ट इनकरेक्ट लिखो, फॉल्स ट्रू लिखो, या फिर येस नो लिखो, येस या फिर नो, है ना। इस तरह से हम
कोई भी हो गए, रिकॉल हो गया। रिकॉल में पता क्या होता है, हम कोई भी चीज़ को हमारा प्रीवियस नॉलेज से हम क्या करते हैं, उसको बाहर वापस लाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, यहाँ पे तो पर कैपिटा पूछ लिया। तो कहने का मतलब है कि हम वन वर्ड में हमें आंसर करना होता है कोई भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं रिकॉल टेस्ट। रिकॉलिंग एक्टिविटीज़ यहाँ पे हमारी इस्तेमाल की जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे बेस्ट आंसर टेस्ट, मतलब कि कोई टीचर ने क्वेश्चन दिया तो बोला कि अलेक्जेंडर डिड नॉट प्रोसीड फर्दर। तो क्या रीज़न था, अलेक्जेंडर प्रोसीड नहीं कर पाया, तो क्या इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। ही डिड नॉट नो द रूट, ही डिड नॉट नो द रूट, ठीक है। तो दो आपने ऑप्शन दे दिए, अब कौन सा बेस्ट आंसर है इसमें, आपको ये कंपैरिजन करके आपको आंसर सही वाला करेक्ट करना, आपके सामने है आंसर, है ना। जैसे अजर्शन वाला होता है, अजर्शन रीजनिंग वाला, ठीक है। हम आगे नहीं जाएंगे ज़्यादा। कंप्लीशन टेस्ट की कुछ फिलअप्स दे दिए, उसको कंप्लीट करो अप्रोप्रिएट वर्ड का इस्तेमाल करके, क्लासिफिकेशन करो, ठीक है। तो कुछ ग्रुप्स दे दिए हैं, जैसे ऑड वन आउट होता है जो पेपर में आता है। ऑड वन आउट होते हैं जिसमें क्या होता है कि 4 वर्ड्स होते हैं और 4 वर्ड्स में से एक जो वर्ड होता है वो अलग होता है। तो जैसे कि यहाँ पे तुलसीदास, कबीर, सूरदास, तो इनमें से कोई अलग, नेपोलियन सॉरी, ठीक है। तो जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तो ये सारी सिटीज़ हैं और ये यूनियन टेरिटरी है। इस तरह से हम क्या करते हैं, ऑड वन आउट क्लासिफिकेशन टेस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। तो अब इसके इसके फ़ायदे क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के फ़ायदे बस यही हैं कि हम बहुत जल्दी, टीचर के लिए बहुत इजी रहता है कि इसने क्या करना है। आजकल तो वो ऑनलाइन मोड होता है, जो आपकी जो जो कॉपी होती है, टेस्टिंग वाली जो कॉपी होती है, आप क्या करते हो, उसको आपको कंप्यूटर के नीचे रखते हो, वो आपकी चेक करके वापस दे देती है कितनी करेक्ट है कितनी इनकरेक्ट है। तो मतलब कि फास्ट टू मार्क, इजीली टू मार्क, फील लेस एंशियस। बच्चा क्या करता है, अब उसको पता है कि इसमें तो ठीक ही करना है, अब लिखना थोड़ा है। तो क्या करता है कि वो मतलब एक तरीके का क्या करता है, एंशियस नहीं होता, डरता नहीं है वो, फ्री टू टिक। जैसे ओलंपियाड्स होते हैं बच्चे के, तो बच्चा उसमें कोई भी टिक मार करके आता है, जिसको नई नॉलेज है तो वो ऐसे ही करके आया। जो कुछ बच्चे पढ़ के भी जाते हैं जिनके अच्छे नंबर आते हैं उसमें, है ना। तो एक तरीके का फास्ट मार्क होता है, इजीली एसेसर जो होते हैं उनके लिए इजी हो जाता है। और हम इसमें बहुत सारे मेथड्स लगा सकते हैं बच्चे की नॉलेज को चेक करने के लिए। इट कैन बी यूज़ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट, जो हमारे जो SA1 SA2 होते हैं, या फिर जो हमारे जो U1 U2 होते हैं, ठीक है, जिसको हम FA कहते हैं, FA1। तो वो सारे क्या हैं, इसमें हम इस शॉर्ट आंसर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ताकि क्या होता है कि बच्चे की जो नॉलेज है वो टाइमली चेक होते रहे इसका इस्तेमाल करके। और जैसे कि MCQs में हम गैस करते हैं, MCQs में क्या होता है कि 4 ऑप्शन हो गए, हम गैसिंग लगा लेते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं कुछ, है ना, एलिमिनेट करते हैं, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये होगा। तो एक, जैसे कि हमको पता है कि शॉर्ट आंसर या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस जो होते हैं, शॉर्ट आंसर्स में स्पेसिफिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है बच्चे की। और जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं, फैक्चुअल या फिर फैक्ट्स, फिगर्स बच्चे की चेक करते हैं, नॉलेज कितनी है उसको उस टॉपिक के बारे में। अब इसकी क्या है, डिसएडवांटेजेस बहुत सारी हैं। जैसे कि बच्चे मेमोराइज करते हैं, ठीक है, कुछ जैसे फैक्ट्स होते हैं, जैसे कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो क्या करते हैं वो रटते हैं, क्रैम करते हैं। एम्बिग्विटी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस टीचर जो डालता है, ठीक है, वो टू द पॉइंट नहीं डाल पाता, एम्बिग्वेट होता है, मतलब कि अस्पष्ट होते हैं क्वेश्चंस। लिमिटेड डीप अंडरस्टैंडिंग बच्चे की चेक होती है। अब देखो, कोई भी अगर हमें टॉपिक कवर करना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स से, तो हम डेप्थ में उसकी अंडरस्टैंडिंग अगर चेक करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। उसकी क्या थिंकिंग है, क्या उसकी एवेलुएटिंग स्किल्स हैं, वो हम चेक नहीं कर पाएंगे। गैस वर्क होता है यहाँ पर, जो भी बच्चा गेसिंग करेगा, है ना, फटाफट ये होगा, मतलब पढ़ेगा ही नहीं तो वो चेक, मतलब ऐसे गेस करके आगे बढ़ जाएगा। और कहने का मतलब है कि लिमिटेड एप्लीकेशन होगी हमारी लाइफ में, इसकी एप्लीकेशन कम है। लिमिटेड राइटिंग स्किल्स जो है बच्चे की यहाँ पे चेक ही नहीं होगी,
डिफ़िकल्टी इन मेजरिंग द कॉम्प्लेक्स टॉपिक, कोई भी अगर टॉपिक उसने मेजर करना है कॉम्प्लेक्स, वो हम इसमें नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको थॉरोली ही लिखना होगा। उसके बाद जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब है शॉर्ट आंसर्स है उसके काफ़ी मतलब भी डिसएडवांटेजेस हैं। मेमोराइज़ करता है बच्चा नॉलेज को, जो भी उसने नॉलेज ली है उसको मेमोराइज़ करके वो फटाफट क्या करता है, टिक टिक करता है, गैसिंग करता है। ओपन एंडेड होते हैं ये, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड मतलब कि जिसमें येस और नो, और ओपन एंडेड मतलब जिसमें अपनी भाषा हम लिख रहे हैं। तो फ्री टू आंसर जिसमें हम तो मतलब कि एक तरीके का यहाँ पे आपको अपने तरीके से आप क्या करते हो, मार्क कर लेते हो, गेस वर्क करते हो, ठीक है। हो पाती है आपकी, आप वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आप इसमें नहीं ले सकते। देयर कैन बी अ टाइम मैनेजमेंट इशू व्हेन आंसरिंग शॉर्ट आंसर। टाइम मैनेजमेंट कम पड़ सकता है आपको, ठीक है, कितना लिखना है क्या नहीं। कैसे टीचर शॉर्ट आंसर्स बनाएगा, तो क्या करे वो अप्रोप्रिएट असेसमेंट का इस्तेमाल करे। कैसे हम उसको बच्चे की जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो भाई गोल बनाना चाहिए टीचर को कि कौन सी जो स्किल है बच्चे की डेवलप करनी है, कौन सा क्राइटेरिया है वो बढ़ाना है हमने। एक्सप्रेस करे जो भी क्वेश्चंस आप लिख रहे हो या फिर दे रहे हो बच्चे को, तो क्लियर वर्डिंग होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। और क्लियर स्पेसिफाई करना चाहिए जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, ब्रीफली लिखो या फिर कंसाइज में लिखना है या फिर, ठीक है, शॉर्ट फ्रेजेस में मतलब कि क्या करना है, क्लियरली आपको स्पेसिफाई करना है क्वेश्चन को कि कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है, कितने भी आप चाहते हो कि इस तरह का आंसर आए बच्चे का, तो आप क्या करो, इंस्ट्रक्ट कर दो, उसमें लिख दो कि ऐसे बच्चे इसके संदर्भ में लिखना है आंसर, ठीक है। तो सेट द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली मतलब कि आपको बकायदा लिखना है कि इसको इतने शब्दों में लिखो। एक्सप्लिसिटली मतलब कि एक वर्ड लिमिट बतानी है, और शॉर्ट है तो इतने नंबर का होगा। एक तरीके का क्या करना है आपने, सेट द क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली, क्लियर शब्दों में आपको लिखना है। कुछ नो कि कितने मार्क्स मिलने वाले हैं किसी भी पोर्शन पर, ठीक है। लेट द स्टूडेंट नो कितनी आपकी कैसे लिखोगे तो आपके ऐसे मार्क्स आएंगे। बुलेट पॉइंट में लिखो, ठीक है। उनको बता दो कि भाई बुलेट पॉइंट्स में लिखो, पॉइंटर्स होने चाहिए, ठीक है, कोई भी पैराग्राफ में ना लिखे। इस तरह से आप फॉर्मेट बता दो। ऐसे को भी लिखना है तो उसको पॉइंट्स में लिखो, तो वही